को कहा जाता है। जब आप और हम चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक करते हैं तो उसमें टॉय एज का नाम आता ही आता है। तो खिलौनों की अवस्था टॉय एज हम किसको कहते हैं? इन्फेंसी। इन्फेंसी 0 से लेकर 2 साल की उम्र होती है। अर्ली चाइल्डहुड 3 से लेकर 6 साल की उम्र मानी जाती है। लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 वर्ष की उम्र मानी जाती है। अडोलसेंस 12 से लेकर कहीं कहीं 18 देखोगे, कहीं कहीं 19 तक आप देखोगे। तो आप मुझे बताइए कि बिल्कुल टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है। इसी समय पे बच्चा प्ले स्कूल एज यानी प्ले स्कूल में जाता है और प्ले स्कूल में बच्चे को खिलौनों के माध्यम से सिखाया जाता है। टॉय एज का मतलब बच्चा कहाँ जा रहा है? प्ले स्कूल में जा रहा है, प्री स्कूल में जा रहा है। और वहां पर आप देखोगे कि बच्चे को खिलौनों के माध्यम से सिखाया जा रहा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसको आप कहोगे क्या? लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड को आप टोली गैंग, इसकी टोली की अवस्था, गैंग या गेम एज भी कहते हो। गेम एज, यहाँ पर बच्चा टॉयज नहीं, यहाँ पर बच्चा गेम खेलता है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर क्या करता है? बच्चा गेम खेलता है अपने दोस्तों के साथ। और इसे ही अगली डकलिंग एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगली डकलिंग एज कहा जाता है। अगली डकलिंग एज हम इसको कहते हैं क्योंकि दांत टूट जाते हैं, बड़ा भद्दा लगता है ये बच्चा। आगे बढ़ेंगे गुड्डा, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? यानी चाइल्डहुड इज द यूनिक टाइम पीरियड। चाइल्डहुड इज द यूनिक टाइम पीरियड। बेटा 6 बजे इसलिए कर लिया है कि कितना भी एक टीचर अपना टाइम, अगर वो पूरे सुबह के 9 बजे से क्लास लेता है टीचर, है ना, क्योंकि अब क्या रहेगा? टॉपिक स्पेसिफिक रहेगा। अरे ये कैसे हुआ? 2 मिनट रुकना। तो अगर कोई टीचर कितना भी ब्लर हो गया, नहीं मैं पास आ गई तो कैमरा आउट ऑफ फोकस हो गया बिल्कुल। चलिए, है ना। तो क्या रहता है, कोई टीचर कितना भी अपने टॉपिक, क्या बदतमीजी कर, ए फोन मतलब फोन नहीं, ए कैमरा, मान जाओ बहुत मारेंगे तुमको। अरे 2 मिनट रुकना बेटा, ये क्या बदतमीजी कर गया? अभी तमीज में रहेगा, नहीं रहेगा तो बहुत मार लगाएंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल। कौन रहा? पोल एंड ब्रूस रहा। कौन रहा? पोल एंड ब्रूस रहा। तो कोयले से कोई बच्चा ब्रश करे अपने दांतों की सफाई के लिए तो बड़ा क्या लगता है? बड़ा अनोखा लगता है। बड़ा क्या लगता है? अनोखा लगता है। बड़ा कैसा लगता है? अनोखा लगता है। क्या रीजन है इसको? ये एक साथ आउट ऑफ जूम क्यों हो जा रहा है ना? एक साथ आउट ऑफ जूम हो जाता है, फिर जूम में आ जाता है। संवेगात्मक क्रांति, इमोशनल रिवॉल्यूशन का संबंध किस अवस्था से है? तो 6 बजे हमारी क्लास रहेगी तो हम लोग कर पाया करेंगे, है ना, ताकि किसी भी टीचर का नुकसान ना हो। कोई टीचर ये ना कहे कि भाई देखो हमारी क्लास नहीं लेने दी, है ना। अपना ही सब्जेक्ट, हर टीचर को अपना सब्जेक्ट प्यारा होता है। तो केवल मैं ही, मेरे साथ साथ आप भी अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर अप कर रहे हैं और मैं भी अपना करा रही हूँ साथ के साथ रिवीजन। तो संवेगात्मक क्रांति यानी इवोल्यूशन, मतलब क्या कहना चाहिए मुझे? इमोशनल रिवॉल्यूशन का आपसे पूछ रहे हैं मुख्य संबंध किससे है? तो इमोशनल रिवॉल्यूशन का संबंध किससे लगा रहेगा? इसका जवाब आपको देनी है बेटा जी। तो बताएंगे किससे है इमोशनल रिवॉल्यूशन का संबंध? बहुत बढ़िया। देखो संवेगात्मक क्रांति यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से इमोशंस जो हैं, अब बच्चे के जो इमोशन है उसमें एक स्थिरता आ गई है लेकिन तीव्रता आ गई है। इमोशंस में क्या आ गई है? आप कहोगे स्थिरता आ गई है लेकिन तीव्रता, स्थिरता और साथ ही साथ क्या आ गई है? तीव्रता आ गई है। स्थिरता लेकिन तीव्रता आ गई है। तो ये कब की बात है बेटा जी? हम कहेंगे अडॉलेसेंस की बात होती है। आगे बढ़े। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सोच समझ कर बताना। भाषा विकास की बात, स्किनर भाषा विकास की बात करते हैं लेकिन स्किनर कहते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है कि बच्चा जब अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, यानी अपने से बड़ों की क्या करता है? नकल करता है, और पुनर्बलन से जब हम उसे शाबाशी देते हैं। तो ये बात कौन कहते हैं? स्किनर।
बाकी भाषा का विकास का सिद्धांत अगर किसी ने प्रॉपर सिद्धांत दिया है वो कौन है? बिल्कुल सही बात, नॉम चॉम्स्की है। कौन? नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता LAD यानी लैंग्वेज का एक्विजिशन डिवाइस होती है। लैंग्वेज को ग्रहण करने की एक एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा के अधिग्रहण की एक यंत्र होता है। दूसरा UG यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत होता है। यूनिवर्सल ग्रामर यानी हर भाषा की व्याकरण होती है और वो व्याकरण क्या होती है? सेम होती है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। और GG जनरेटिव ग्रामर, कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उससे पहले ही अपनी बोली जाने वाली भाषा की व्याकरण को जानता है, सीख चुका था। जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार, क्लास के बाद इसको परमानेंटली देखूंगी बेटा क्या दिक्कत हुई है। जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? बिल्कुल लगभग कितना होता है? बिल्कुल सही, नहीं 250 ग्राम कौन बोल रहा है? नहीं, 350 ग्राम होता है, जो कि उसका जो सिर होता है ना, उसके सिर की लंबाई की अगर बात पूछी जाए तब बेटा जी वो 1/4 बोलते हैं। लंबाई पूरे शरीर का 1/4 या सिर की लंबाई जो है वो 25% होती है। भार होता है 350 ग्राम। आगे बढ़ो। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जब इमोशन के चलते तुम गुस्से में आए, तुम उत्तेजित हो गए, तो मम्मी वुड लकड़ी ले आती है और उत्तेजना में तुम्हें लकड़ी से सुतिया देती है। तो वुडवर्थ ने, कैसे याद रखेंगे? वुड यानी जब हम संवेगों में उत्तेजित हो जाते हैं तो हम लकड़ी लाते हैं, मम्मी लाती है और हमें पीट के चली जाती है। वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था, वैलेंटाइन ने क्या कहा है? कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या कहा है? कि शैशवावस्था सीखने का कैसा काल है? तो बोले भैया शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो हमने याद किया वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि भैया वैलेंटाइन आदर्श, छोटा बच्चा शिशु जो होता है वो आदर्श वैलेंटाइन होता है। इसके अलावा एक और बात कही है उन्होंने, वो क्या कही है? अर्जित और जन्मजात के बारे में क्या कहा है? कि व्यक्तित्व अर्जित और जन्मजात क्षमताओं का योग होता है। ठीक सब, आगे बढ़े। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आए हैं, आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए। इससे आप ये समझ पाते हैं कि ये जो एग्जाम है ये हमसे जो क्वेश्चंस पुट अप करता है वो किस तरीके के क्वेश्चंस करता है। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक एलेक्स एफ ऑसबॉर्न है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का संबंध किसके साथ है? तो आप कहेंगे संबंध है समस्या के समाधान से। संबंध किससे है गुड्डा? आप कहेंगे संबंध है समस्या समाधान से। यानी बच्चा, उसको जब हम प्रॉब्लम्स देते हैं तो वो बहुत सारा उसके बारे में सोचता है, दिमाग में आइडियाज के बम्बार्टमेंट लाता है और इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की विधि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में बात की। अगर आपको, जिसको हिंदी में खोज विधि भी कहते हैं, तो अगर आपको कुछ खोजना है तो आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं, जिसको परियोजना या आप प्रयोजन विधि भी कह देते हैं, प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं। जॉन ड्यूवी का संबंध मैंने आपको बताया था, आप 3 चीजों के साथ जोड़ते हैं। एक, आप इसको बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक। जॉन ड्यूवी को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा जी? तो आप कहोगे जॉन ड्यूवी को प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। जॉन ड्यूवी समस्या समाधान विधि से भी जुड़े हैं, याद रखिएगा, समस्या समाधान। हालांकि सुकरात भी जुड़े हैं, समस्या समाधान विधि से भी आप इनको जोड़ते हो, जॉन ड्यूवी को। इनको आप क्या बोलते हो? शिक्षण परियोजना या प्रयोगात्मक शिक्षण से जोड़ते हो। ये कहते हैं पढ़ाना कैसे चाहिए? एक्सपेरिमेंटल वे में। सक्रिय विधि, सक्रिय अधिगम विधि से आप इनको जोड़ते हो, सक्रिय अधिगम विधि से आप इनको जोड़ते हो, ठीक है ना। ये सब विधि से आप इनको जोड़ते हो। वंशानुक्रम
व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो भैया वंशानुक्रम कि भैया झा साहब जो हैं वो अपनी सारे पूरे जीवन में मतलब पूरे महीने भर में जितना भी पैसा खर्च हुआ होता है उसका पूरा बजट बनाते हैं। तो BN झा। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं का पूर्ण योग है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था किसे मानते हो? तो प्राथमिक संस्था हम मानते हैं परिवार को, यानी ये हमें सिखाता है सबसे पहले कि समाज के साथ हमें कैसे रहना। बाकी सरकार, मीडिया, स्कूल, संगी साथी ये सब सेकेंडरी में आते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? हालांकि हुआ नहीं, फिर भी मैंने कर दिया, गड़बड़ी ना हो। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मतलब अगर तुम मेरे गाल पे मारोगे तो मैं तुम्हें गाल पे पप्पी थोड़ी ना देने आऊंगी गुड्डा, गिलफॉल्ट। तुम मेरा गाल फोड़ोगे तो मैं भी तो तुम्हारा गाल फोड़ ही दूंगी। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। अच्छा ये बताइए वुडवर्थ ने लर्निंग के बारे में क्या कहा है? वुडवर्थ ने भी लर्निंग के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? वुडवर्थ ने भी लर्निंग के बारे में कुछ कहा है। वो तो कार्य करने की क्षमता एक अलग बात है, वो बुद्धि के लिए कहा है। लर्निंग के बारे में क्या कहा है? लर्निंग के बारे में क्या कहा है? कुछ सीखना ही क्या है? अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अधिगम या आदतें या सीखना क्या है? आदतों ज्ञान। अधिगम क्या है बेटा जी? आदतों ज्ञान व व्यवहार। आदतों ज्ञान और व्यवहार में मतलब आदतों ज्ञान या विशेषताओं का अर्जन है। आदतों ज्ञान व विशेषताओं का अर्जन या कुछ न कुछ आप सीखते हैं। आदतों ज्ञान और विशेषताओं का अर्जन, ठीक है ना। तो कौवे क्या करते हैं? नई नई आदतें अर्जन करते रहते हैं। आगे बढ़े। करके सीखना किस शिक्षण विधि का मूल आधार है? देखिए करके सीखने में बच्चा स्वयं से अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा क्या करता है? स्वयं से अनुभव प्राप्त करता है। और ये अनुभव क्या रहेगा? ये अनुभव लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये अनुभव कैसा रहेगा गुड्डा? तो आप कहेंगे कि ये अनुभव लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो किस शिक्षण विधि का मूल आधार करके सीखना है? तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट विधि का, क्योंकि लेक्चर विधि में गुरुजी केवल लेक्चर देके चले जाते हैं, इसमें बच्चा कुछ नहीं कर पाता। आपकी टेक्स्ट बुक विधि में आप टेक्स्ट बुक को ही एकमात्र सोर्स मानते हो, किताबों में जो लिखा उतना पढ़ाते हो। श्रवण विधि में बच्चा सिर्फ निष्क्रिय होकर, इनएक्टिव होकर सुनता है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो देखिए थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 मुख्य नियम दिए हैं। और आपके ये तीनों मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो पहले को आप कहते हो किसका सिद्धांत? तत्परता का सिद्धांत आप बोलते हो। दूसरे को आप बोलते हो अभ्यास का सिद्धांत। इस अभ्यास के सिद्धांत के अंदर 2 सिद्धांत हैं, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी जितना आप सीखे हुए को क्या करोगे? यूज करोगे, आपको उतना ही इजीली वो याद रहेगा। जितना आप उसे यूज नहीं करोगे, आपके डिसयूज करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। और तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं संतोष परिणाम, संतोष परिणाम या प्रभाव का नियम। संतोष परिणाम या किसका नियम? तो आप कहोगे प्रभाव का नियम। संतोष परिणाम या आप क्या कहोगे? प्रभाव का नियम कहोगे। इसी नियम पर याद रखिएगा, इसी नियम पर स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत डिपेंड करता है। इसी नियम पर क्या डिपेंड करता है? इसी नियम पर स्किनर का क्रिया प्रसूत। इसी नियम पर स्किनर का कौन सा सिद्धांत डिपेंड करता है? तो आप कहोगे क्रिया प्रसूत, यानी जिसमें स्किनर कहते हैं कि भैया व्यवहार 2 तरीके का होता है। क्या कहते हैं स्किनर? कि व्यवहार 2 तरीके का होता है। स्किनर का क्या कहना था गुड्डा? तो लगे हाथों स्किनर पर बात कर लेते हैं। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार 2 तरीके का होता है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि व्यवहार 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। व्यवहार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक, जब हम उद्दीपक देखते हैं तो अनुक्रिया होगी, तो उसको उन्होंने नाम दिया उद्दीपक अनुक्रिया। देखेंगे तो हम अनुक्रिया करेंगे, तो उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार को
आप प्रतिवादी व्यवहार कह देते हैं या रेस्पोंडेंट व्यवहार कहते हैं, यानी आपने रेस्पॉन्स किया किसी उद्दीपक पर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? रेस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे आप कहते हो। दूसरा नाम दिया उन्होंने क्रिया प्रस्तुत। क्रिया प्रस्तुत यानी जिसमें क्रिया इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उद्दीपक क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि परिणाम क्या मिलेगा, यानी क्रिया के बाद परिणाम मिलता है। क्रिया के बाद परिणाम मिलता है, उद्दीपक के होने से क्रिया नहीं, क्रिया को परिणाम निश्चित करता है। क्रिया हो गई, परिणाम अगर पॉजिटिव निकला तो दूसरी बार क्रिया होगी, यानी परिणाम दूसरी बार की क्रिया के लिए उद्दीपक की तरह काम करेगा कि यार ये मिलता है तो काम होगा। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी। समझ गए ना कि भैया परिणाम के चलते क्रिया होती है। आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कौन सा अधिगम का सेकेंडरी लॉज? तो देखिए इन्होंने लर्निंग में 5 सेकेंडरी लॉज बताए। किसने? तो थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए। इसमें से प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों सीखने के कैसे नियम है गुड्डा? आप कहोगे प्राथमिक नियम है, प्राइमरी लॉ है। दुनिया का हर प्राणी इन्हीं से सीखता है। लेकिन बहु अनुक्रिया, मल्टीपल रेस्पॉन्स का नियम, ये सेकेंडरी लॉ माना जाता है। थॉर्नडाइक के अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस जीव का उपयोग किया गया था? इस तरीके के प्रश्न पहले बनते थे, अब नहीं बनेंगे। तो कल जब आप मेरे साथ टॉपिक्स पे क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अभी तो मैंने वो कराए आपको, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अच्छे तरीके से आपके दिमाग में चीजें रिकॉल हो और आप ये भी समझ पाओ कि इस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहे। कल हम टॉपिक वाइज अपना जो टॉपिक करेंगे वो 3 करेंगे जो उस दिन रहे थे। एनसीएफ 2005, आरटी 2009, मापन और मूल्यांकन, उनको हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव का विषयी कौन था? कुत्ता था। चूहा किसके में था? स्किनर के में था। कोहलर का विषयी कौन था? तो आप कहेंगे चिंपांजी था। कोहलर के प्रयोग में कौन था? चिंपांजी था। आगे बढ़े। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? अब देखिए इन्होंने क्लियर नहीं किया कि लार घंटी पर आ रही है कि भोजन पे आ रही है, आपसे नॉर्मली पूछा है। तो लार आना कौन सी अनुक्रिया है, सोच समझ कर बताना। जनरल बेसिस पे आपको बताना है लार आना कौन सी प्रक्रिया है। अस्वाभाविक यानी कंडीशनड, अस्वाभाविक होगी तो इसका मतलब कंडीशन अप्लाई है ना, या आर्टिफिशियल रेस्पॉन्स है, स्वाभाविक है या स्लो रेस्पॉन्स है। तो बताइए कौन सी अनुक्रिया है? तो लार अनुक्रिया है जो भोजन या घंटी को सुनने के बाद आती है। तो बताएंगे बिल्कुल। क्या कहोगे? नेचुरल। क्या है? नेचुरल। क्योंकि अगर विशेष तौर पर हमसे पूछा जाता घंटी के बाद लार आना क्या है, घंटी के बाद पूछा ही नहीं है हमसे। यहाँ अंग्रेजी में अगर हम देखें तो फूड के बाद लार पूछ रहा है। तो फूड क्या था हमें पता है, मैंने आपको बताया कि भोजन को हम मानते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो आपसे पूछ रहे हैं फूड के बाद लार क्या है, तो भोजन पर लार दुनिया का हर कुत्ता टपकाता है बेटा, भोजन पर लार दुनिया का हर कुत्ता टपकाता है, तो यूसीआर हो जाएगी। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? तो बताइए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए ये सिद्धांत लाने वाले कौन थे? कोहलर। और कोहलर हो गए, कोफका हो गए, कुर्ट लेविन हो गए, ये सब शुरुआत में क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट क्या है? तो आप कहेंगे गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। क्या है बेटा जी? तो आप कहेंगे एक जर्मन शब्द है। इस जर्मन शब्द का मतलब होता है समग्र या होल। क्या होता है? समग्र या होल होता है, जिसको हम संपूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? जिसको हम संपूर्ण भी कहते हैं। अच्छा, गेस्टाल्टवाद के जनक अगर मैं पूछूं तो जनक कौन है? तो आप कहेंगे मैक्स वर्दीमर। कौन है? मैक्स वर्दीमर इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, व्यवहारवाद के जनक अगर मैं कहूं, व्यवहारवाद के जनक हम वॉटसन को मानते हैं। इसको मानते बेटा जी? वॉटसन को मानते हैं। ठीक है ना। रचनावाद के जनक हम टिचनर को मानते हैं, विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। मनोविश्लेषणवाद के जनक हम सिगमंड फ्राइड को मानते हैं। इसको मानते हैं? सिगमंड फ्राइड को मानते हैं। आज जीन पियाजे के
अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जल्दी से बताएंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, हाँ बिल्कुल गुड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की समय अवधि क्या है? घबराना नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत बेहतरीन करोगे। तो जब हम बात करते हैं तो जीन पियाजे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? पहले तो सिद्धांत का नाम बताएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर मूर्त चीजों पर या ठोस चीजों पर बच्चा लॉजिक लगाता है। ये एज क्या रहेगी? 7 से लेकर 11। 0 से 2 साल तक कौन सी स्टेज होती है? तो आप कहोगे संवेदी पेशी होती है। 2 से लेकर 7 साल में क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 11 से लेकर 15, 11 से लेकर 15 साल में आप जो होते हो उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम उसको बोलते हैं। अच्छा साहब, अब इन स्टेजेस के कुछ बेसिक बेसिक विशेषता, अगर आपसे पूछा जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, तो मैं मूर्त की बात कर रही हूँ बेटा जी। तो मूर्त में आप संरक्षण यानी कंजर्वेशन सीख जाते हैं कि बच्चा जान जाता है कि वो चीजों को पलट के देख सकता है, उसकी मात्रा बदलेगी नहीं, शेप बदलेगा, साइज बदलेगा। संरक्षण में 2 चीजें शामिल हैं, पलटावीकरण, बच्चा चीजों को पलटना जान चुका है, और विकेंद्रीकरण, वो चीजों के एक से ज्यादा पहलू पर फोकस भी करता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर आता है। डिसेंट्रलाइजेशन और रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावीकरण क्या आती है? रिवर्सिबिलिटी भी इसके अंदर आती है, रिवर्सिबिलिटी भी इसके अंदर आती है। संरक्षण के बाद अगर हम बात करें, संरक्षण के बाद अगर हम बिल्कुल संरक्षण के बाद बच्चा सकर्मक अनुमान यानी मूर्त चीजों में संबंध बताने लगता है। सकर्मक अनुमान को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, क्योंकि मुझे याद है जब मैं तुम्हें कंटेंट की क्लास करा रही थी तो इसमें तुम कंफ्यूज हुए थे, तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस यानी क्या होता है? सकर्मक अनुमान, 2 चीजों के बीच के संबंध को देखकर दूसरी चीजों के साथ, तीसरी चीज के साथ अनुमान होता है। इसके अलावा क्रमबद्ध तरीके से रखता है, क्रमबद्ध तरीके से रखता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख जाता है, ऐसी तमाम चीजें बच्चा सीख जाता है। फिर यही बच्चा बुढ़ा, अगर मैं बात करूं 0 से लेके 2 साल का होता है, ये बच्चा जब 0 से लेके 2 साल का होता है तो इसकी 2-3 चीजें हैं कि ये वस्तु स्थायित्व सीख जाता है और नकल करना सीख जाता है, और क्या करना? अनुकरण यानी नकल करना सीखता है, यानी विलंबित अनुकरण, अपने बड़ों की नकल करना। 2 से लेके 7 साल में ये सहज अनुमान लगाता है, यानी अपने अनुभव के आधार पर बकलोली भरी बातें बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? सहज अनुमान को क्या बोलते हैं बेटा जी? सहज अनुमान को क्या बोलते हैं? सहज अनुमान लगाता है बच्चा, है ना? हाँ, जिसे आप पारगमन भी बोलते हो। क्या कहते हैं? पारगमन भी ये करने लगता है। और संरक्षण में ही मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डिक्लेज भी आता है, और संरक्षण के अंदर ही आता, ये तो बता दिए सकर्मक अनुमान, हॉरिजॉन्टल डिक्लेज भी आता है। चलिए बहुत है, जगह पूरी भर गई। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये कंसेप्ट किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाड़, है ना, आलंबन, पाड़ आलंबन, या आपसे पूछे कि इसके फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया? पाड़ आलंबन या इसके फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये आप क्या जवाब दोगे? सबसे पहले किसने दिया? तो जवाब आपका ब्रूनर रहेगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, वैसे तो कायदे में मैंने आपको बताया है कि स्कीमा शब्द केवल सबसे पहले वाइगोत्स्की ने इस्तेमाल नहीं किया था। स्कीमा शब्द सबसे पहले वाइगोत्स्की साहब का नहीं था, ये स्कीमा शब्द वाइगोत्स्की का ओरिजिनल नहीं है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने दिया, तो आप जाहिर सी बात है जब ऑप्शन में और दूसरा व्यक्ति नहीं है तो आप क्या लगाओगे? पियाजे ही लगाओगे। अधिगम की गति मंद होने के कारण लर्निंग में बनने वाले पठार का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए मुझे, लर्निंग में जो पठार बन रहा है उसका कारण क्या है? क्या आप मैच्योर हो गए इसलिए?
आप मोटिवेटेड हो गए इसलिए, आपको पुरस्कार मिला इसलिए, या आप थक गए इसलिए? तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पुरस्कार मिले, मोटिवेशन मिले या मैच्योरिटी, इससे तो आप जब पठार नहीं बनेगा, बल्कि आपके क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा। क्या होगा गुड्डा? फायदा ही फायदा होगा आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ो। किस लर्निंग वक्र को सकारात्मक त्वरित वक्र भी कहा जाता है? भैया अब देखो, इसीलिए मैंने सारे नाम याद कराए थे। अब दिमाग लगाओ। सकारात्मक त्वरित वक्र, सकारात्मक त्वरित वक्र भी कहा जाता है। जल्दी बताओ भाई साहब। ये आंधी तूफान सब शाम में ही आने होते हैं, है ना, कि आदमी पढ़ा न पाए, गर्मी में मर के ही रह जाए। तो बताएंगे किस लर्निंग कर्व को, है ना, पॉजिटिव और एक्सेलरेटेड, मतलब जुप करके लर्निंग हो रही है, तेजी से हो रही है, जुप करके लर्निंग हो रही है, तेजी से लर्निंग हो रही है। बताइए बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बता रहे हो भाई साहब, घबराओ मत। अरे ये कौन है, ये पकड़ना यार उसको, एक बच्चा था, कौन था? कहाँ गया, कहाँ गया? भाग गया भाई, नहीं पकड़ने आया। किसको कहते हैं? सकारात्मक है तो पेट नहीं निकला, तो पेट नहीं निकला। और कॉन्वेक्स है कि पेट निकल गया है, तो इसका मतलब क्या है, लर्निंग की गति पहले तेज थी फिर धीमी हो गई। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है तो पेट नहीं निकला, कॉन्केव, इसको हम वर्धन भी बोलते हैं, वर्धन भी बोलते हैं। ठीक है साहब। आगे बढ़ेंगे बेटा। अडोलसेंस किताब किसने लिखी? तो सबको पता है कि अमेरिका में किशोर आंदोलन के जनक भी यही माने जाते हैं। क्या कहेंगे? अमेरिका में किशोर आंदोलन के जनक। अमेरिका में आप क्या कहोगे? किशोर आंदोलन के, इन्हें क्या कहोगे? किशोर आंदोलन के जनक कहोगे। किन्हें कहोगे बेटा जी? तो आप कहोगे, आप जनक किनको बोलते हो? आप जनक बोलते हो स्टैनले हॉल को, जिन्होंने कहा किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरलॉक के अकॉर्डिंग नवजात शिशु की वास्तविक जीवन अवधि कितनी है? नवजात शिशु की हरलॉक के अकॉर्डिंग अवधि कैसी है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो हरलॉक के अकॉर्डिंग कितनी है ना, नवजात शिशु की वास्तविक अवधि कितनी है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, वास्तविक अवधि बताएंगे साहब, वास्तविक अवधि आराम से बनाए, बताएंगे। हरलॉक नवजात शिशु किसको मानती है? मैडम हरलॉक। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि मैडम हरलॉक के अकॉर्डिंग इन्फेंसी का मतलब है जीरो से, जन्म से लेकर 2 हफ्ते का समय, जन्म से लेकर 2 हफ्ते का समय, नहीं 2 से 5 भी नहीं। मैडम हरलॉक के अकॉर्डिंग इन्फेंसी का मतलब है जन्म से लेकर 2 सप्ताह का समय। इसीलिए इस वर्गीकरण को सबसे कम माना जाता है। और सबसे ज्यादा जिसके वर्गीकरण को माना जाता है वो कौन है? रॉस के वर्गीकरण को। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जन्म से लेकर 2 सप्ताह के बच्चे को नवजात शिशु, नियोनेट जिसे कई बार शब्द बोल दिया जाता है, नवजात शिशु कहा। हरलॉक मैडम। थॉर्नडाइक ने वर्ष 1930 में अपने किस मुख्य नियम को बाद में संशोधित किया था? थॉर्नडाइक ने 1930 में अपने किस मुख्य नियम को बाद में थोड़ा सा संशोधित किया था? बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, थोड़ा सा जिसमें संशोधन किया। और मैं हिंट दे देती हूँ, मैं हिंट दे देती हूँ, पहले तुम बताओ फिर मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। हाँ बताओ बताओ, तुक्का ही मारो। हाँ, मुझे भी पूरा भरोसा था मोस्टली अभ्यास का नियम बताओगे, कि तुम्हें लग रहा है अभ्यास में 2 यूज और डिसयूज इस बंदे ने जोड़े होंगे। 1930 में दिया है ना। मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर अगर तुम पुरस्कार दोगे, है ना, क्या कहा? अगर तुम पुरस्कार दोगे, देखो अभी भी जवाब देने लगे ऐसे नहीं, कि अगर तुम, हाँ, अगर तुम पुरस्कार दोगे तो आप उस लर्निंग को मजबूत कर दोगे, और अगर तुम दंड दोगे तो आप उस लर्निंग को क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। ठीक है ना, ये वाली बात उन्होंने कही थी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, प्रभाव का नियम। अरे शाबाश, मोस्टली अब तो बच्चों ने सही से बता दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या कहा? प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम संशोधित किया था
भैया पुरस्कार दोगे तो थोड़ा सा लर्निंग और बेहतर हो जाएगी। हालांकि दंड देने से लर्निंग ज्यादा कमजोर नहीं होती, गलत आदतों के बारे में। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के अकॉर्डिंग अचेतन मन का भाग कितना है? तो देखिए सिगमंड फ्राइड साहब ने एक सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के ही 3 भाग हैं। इस सिद्धांत के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जिसे हम कहते हैं स्थलाकृति सिद्धांत। स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी थ्योरी। स्थलाकृति सिद्धांत यानी टोपोग्राफी थ्योरी, जिसमें माना गया कि जो हमारा क्या है बेटा, जो हमारा दिमाग है वो किसकी तरह है, एक उसकी आकृति एक बर्फ की चट्टान की तरह है। इसी को हम बर्फ की चट्टान वाला सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। दिमाग की तुलना किससे की गई है? बर्फ की चट्टान से मस्तिष्क की तुलना कर दी गई है। किससे? बर्फ की चट्टान से मस्तिष्क की क्या की गई? तुलना। तो इसके अंदर अचेतन भाग उन्होंने बताया कि 9/10 भाग अचेतन है, और चेतन भाग यानी कॉन्शियस ब्रेन जो है हमारा, कॉन्शियस ब्रेन जो है हमारा, वो केवल 1/10।